आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक परीक्षा 2021 के संबंध में जो हमारा टॉपिक है संविधान एवं भारतीय व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य अधिकार, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा एवं राज्यसभा। इन सभी टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैंने आपके लिए स्पेशल तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया हुआ है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है महामाया एकेडमी और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको वीडियो के अंत में आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा जिससे को आपको देखकर पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है आपका मुख्य संवैधानिक प्रावधान। मुख्य संवैधानिक प्रावधान की जब बात करते हैं तो पहला होता है आपका कंपनी का शासन। इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, कंपनी का शासन और दूसरा होता है महारानी का शासन। यहाँ पर कंपनी का जो शासन है वह 1773 से लेकर 1858 तक का है और महारानी का जब शासन बोलते हैं तो हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक का। जब हम लोग इसकी बात करते हैं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन कहने का मतलब होता है कि हमारे पास जब हम लोग गुलाम थे, भारत गुलाम था, तो यहाँ का जो आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी वह कंपनी के हाथ में थी। ठीक है, तो कंपनी का शासन कब से कब तक चला है? 1773 से लेकर 1858 तक। कंपनी ने अपने शासन व्यवस्था के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, महारानी का शासन। जब हम लोग महारानी की शासन की बात करते हैं तो जब 1857 में जो क्रांति आई थी, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश शासन है पूरी तरीके से हिल गया। पूरी तरीके से हिल गया तो उसने क्या किया, जो कंपनी का जो के हाथों में जिसने पावर दिया हुआ था उसको छीन कर जो महारानी थी उसके हाथों में, वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनके हाथों में सीधा शासन चला गया। इसलिए इस शासन को हम लोग बोलते हैं महारानी का शासन। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के शासन के अधीन 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी के शासन के अधीन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833 और आपका आ जाता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ये तीनों एक दो तीन तीन छः जो एक्ट हैं वो आपके क्या हैं? कंपनी का शासन के अधीन है। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं महारानी का शासन 1858 से 1947 तक में, तो यहाँ पर भी आपका 7 यहाँ पर अधिनियम पारित किए गए हैं जिसमें आपका है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। उसके बाद है फिर से भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सभी के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या हमको इस एक्ट से मिला, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले होता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, बंगाल के गवर्नर, यहाँ पर क्या है 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता, मुंबई और आपका मद्रास। ठीक है, तीनों जगह अलग अलग गवर्नर थे। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को इन दोनों गवर्नर जो मद्रास और मुंबई का गवर्नर था उसको अधीन करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल बना है हमारा वारेन हेस्टिंग। यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। जब हम लोग बात कर देते हैं, जो मैंने अभी बताया कि मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को किसके जनरल अंदर कर दिया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद जब इसका गवर्नर जनरल का पद दिया गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 सदस्यों वाली एक कार्य परिषद का गठन किया गया जो किसके अंडर में काम करते थे? गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए काम करते थे।
ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस में इसमें और दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का पहली बार लिखित में कोई संविधान प्रस्तुत किया गया था। हमें पता है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है भारत में। तो ये अपने क्या करते थे, अपने हिसाब से कुछ भी रेगुलेशन लागू करके, अपना नियम कानून लागू करके यहाँ पर नियंत्रण रखे हुए थे, काम अपना संचालित करते थे। लेकिन 1773 में क्या हुआ, इनके लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और इसी के हिसाब से उसका क्या हुआ, काम आगे बढ़ा। सेकंड, अगला इंपॉर्टेंट चीज है आपका, कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, एलिजा एम्पे को। यह भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई है, और उसके बाद है उसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसको पूछता है वारेन हेस्टिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हुआ, मतलब चल रहा था, उसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में एक एक्ट लाया, संशोधन किया गया, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ खामियां थी, कुछ उसकी त्रुटियां थी, उसमें संशोधन करके एक अधिनियम पारित किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, 1781 में किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं एकदम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही बताऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने के लायक हैं। बाकी क्वेश्चन को आप थ्योरी टाइप से कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसको पूरी तरीके से समझ लें। तो जब मैं बात करूँ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसको पिट्स एक्ट इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, पीट द यंगर, इनके द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के नियम के तहत यहाँ पर द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन की जब मैं बात करूँ तो दो प्रकार का शासन किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जो कंपनी जो पूरा काम देखती थी उसमें कंपनी के राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो उनको जब काम को अलग अलग कर दिया गया तो उनके लिए कंट्रोल के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों में राजनीतिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और व्यापारिक कार्य के लिए आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में इस सबको क्या दिया गया, सौंप दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कब हुआ है, ये पूछा जाता है। और जो द्वैध शासन पूछा जाता है तो उसमें क्या है आपका, कोर्ट ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें से पॉइंट है आपका ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। पहली बार जब 1600 से कंपनी का यहाँ पर शासन चलते रहा तो उससे पहले यहाँ पर जो क्षेत्र था उसको भारतीय क्षेत्र के ही नाम पे जाना जाता था। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, तब जितने भी ब्रिटिश जहाँ जहाँ पर कंपनी खोली थी, जहाँ जहाँ पर उसका व्यापार चलता था, उस पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। तो यह अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम लोग बात करते हैं चार्टर अधिनियम की, तो चार्टर अधिनियम में क्या होता है आपका, इसको 20-20 वर्ष के अंतराल पर 1793, 1813, 1833, 1853 4 बार इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। जब हम लोग इस अधिनियम के इम्पोर्टेंस जो किस वर्ष किस टाइप का अधिनियम पारित किया गया था उसके बारे में बात करते हैं, तो आपका है 1813 का चार्टर अधिनियम। और जब हम लोग 1813 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। जब हम लोग व्यापारिक एकाधिकार की बात करते हैं तो कंपनी में ब्रिटिश लोग अपना एकाधिकार कर लिए थे व्यापार पे, तो यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी है वह चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर सभी जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी इस क्षेत्र पर क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इस अधिनियम की इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में ईसाइयों के प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 में
की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पहली बार जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे, वहाँ उन लोगों के लिए यहाँ के द्वार खोल दिए गए हैं। उनको अनुमति दे दी गई कि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चार्टर अधिनियम 1833 का। जब हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी पहला पढ़ा कि 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन जब हम 1833 की बात करते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का? भारत का। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इस अधिनियम की और महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अब दास नहीं रख सकता। ठीक है। उसके बाद है आपका विधि सदस्य की नियुक्ति। जब हम लोग बात करते हैं, हमने 1773 में बताया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में चार सदस्य की एक परिषद हुआ करती थी, तो 1833 में उस परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। उस विधि सदस्य में प्रथम नियुक्ति किसका हुआ था? लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1853 के चार्टर अधिनियम। जब हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें जो भारतीयों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया कि खुली प्रतियोगिता होगी, चाहे भारतीय रहे चाहे कोई भी रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था? एक मैकाले समिति बनाया गया था। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर भारतीयों के लिए विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी हमने जितना भी पढ़ा था वह कंपनी के अधीन कंपनी का शासन था। अब हम लोग जब पढ़ेंगे वह है महारानी का शासन, महारानी विक्टोरिया का शासन, जो 1858 से लेकर 1900 क्या तक चला है? आपका 47 तक चला है। 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ है तब तक क्या चला है? महारानी का शासन चला है। तो हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 की जब बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो द्वैत शासन प्रणाली, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि द्वैत शासन प्रणाली कब से चालू हो गई थी। ठीक है, तो 1884 है जिसमें से द्वैत शासन प्रणाली चालू हुई थी, उसको इसमें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इन सभी को हम क्या कर दिया गया? खत्म करके भारत के लिए एक प्रथम वायसराय, भारत में वायसराय का पद सृजित किया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको खत्म कर दिया गया और भारत का मतलब वायसराय नामक पद का सृजन किया गया, जिसमें प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद एक भारत सचिव नामक पद का भी सृजन किया गया, जिसकी हेल्प करने के लिए 15 सदस्य की एक परिषद हुआ करती थी। और यह जो भारत सचिव का जो पद था वह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो राजनीतिक जो सदस्य होते थे वो इस पद को धारण करते थे। और जो सचिव था और वायसराय, इन दोनों के से मिल के ही अब भारत में संचालन चालू हुआ। काम का संचालन क्या हो गया? आपका चालू हुआ है। किसके किसके? वायसराय और आपके सचिव के। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट में ये मैंने बताया कि जो भारत का जो शासन है वो क्या चला गया? सीधे विक्टोरिया महारानी के अधीन चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग जब बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 की हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसमें हमारे पास जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं उनको अध्यादेश की जारी, या हमारे पास जो संविधान है उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमको कहाँ से मिली है? भारत परिषद अधिनियम 1861 को। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि भारत में जो भारतीय लोग थे उनके प्रतिनिधित्व को कानून बनाने में, उनका प्रतिनिधित्व के लिए उनको शामिल किया गया। तो सबसे पहले 3 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें थे आपका पहला था आपका बनारस का राजा, उसके बाद है पटियाला के महाराज और एक सर दिनकर राव करके व्यक्ति थे। इन तीनों को सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कानून बनाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? अपने साथ शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम
9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछता ही है। इस परिषद को सबसे पहले तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। मार्ले क्या थे, वहाँ के भारत सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। तो उन दोनों के नाम पे इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। उनको लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का निर्माण किया गया। तो इसलिए इस परिषद का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मिंटो का नाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसमें प्रथम सदस्य के रूप में, भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े, भारत शासन अधिनियम 1919 की, ठीक है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस इसको देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आप लोगों का जो मॉन्टेग्यू थे क्या थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, तो इस शासन के द्वारा सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली की बात करते हैं तो जो भारत के जो मतलब जो शासन में जो विषय थे या विभाग थे, ठीक है, जिसमें एक नियम या कानून हमको बनाना पड़ता था। अभी भी हमारे पास 3 4 5 3 प्रकार के हम लोग विषय हैं जिस पर केंद्र शासन करती है, केंद्र कानून बनाती है, राज्य के विषय पे राज्य बनाती है, और जो दोनों के लिए रहता है ना, तो दोनों उस पर क्या कर सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1919 में द्वैध शासन प्रणाली के तहत जो विषय है उसको दो भाग में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय को गवर्नर वायसराय के परिषद और थी, उसमें वो लोग बनाते थे। जो हस्तांतरित जो सब्जेक्ट विषय थे उसको जो स्थानीय जो शासन जो मंत्री लोग थे, यहाँ स्थानीय भारतीय जो मंत्री थे, उनके सलाह से उसको क्या किया जाता था, कानून बनाया जाता था उस पर। उसके बाद जब हम लोग बात करें पृथक निर्वाचन प्रणाली, जब हम लोग मुसलमानों की जब बात करते हैं तो मुसलमानों को कब दिया गया है, 1919 के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है 1919 के अधिनियम पे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, उस अधिनियम को विस्तार किया गया। जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था उसके विस्तार किया गया। यहाँ पर विस्तार करके उसको मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों, इन सभी के लिए क्या कर दिया, अलग अलग उसको विस्तार कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान संविधान है उसमें इसमें इसमें का 60 से 70% जो अधिनियम कानून है उसको डायरेक्टली उसमें क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमको कहाँ से मिली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। हमने 1919 में देखा वहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन जब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो इसके द्वारा केंद्र में क्या कर दिए गए, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन में मैंने यहाँ पर बताया कि जो विषय है, विषय में कानून बनाने के लिए उसको विषय को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब जब 1935 का जो अधिनियम है वह श्वेत पत्र पर आधारित था। श्वेत पत्र कहने का मतलब होता है, इससे पहले 1930, 31 और 32 में क्या हुआ है, हम लोगों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। तो वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किया गया। बहुत सारे राजनीतिक दल के लोगों ने वहाँ पर, राजा महाराजाओं ने वहाँ पर, बहुत सारे जो संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने अपना क्या किया हुआ था, उस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो उसी के बेसिस पे इस अधिनियम को क्या किया गया था, बनाया गया था। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पत्र पर आधारित था। इस अधिनियम के तहत भारत में संघ न्यायालय की स्थापना की, जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, और जो आरबीआई की स्थापना किया गया, एक संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या किए गए हैं, कार्य किए गए हैं। तो आपको ये सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस 1947 हमको पता है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, उन्हीं कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ हमको पता चलता है। पहला चीज़ है आपका ब्रिटिश राज एवं वायसराय पद को हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब ब्रिटिशों का यहाँ पर भारत में क्या हो गया, जो शासन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और इसी अधिनियम के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन पाए। भारत क्या हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ इसी अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और जो हमारे पास इसके बाद जो संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई वहाँ थी कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो इसके बाद से हमारे पास क्या गया, प्रोसेस चालू हो गया संविधान निर्माण का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था पूरे संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या प्रावधान हुए हैं, इससे आपको क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो भारतीय संविधान था, उस भारतीय संविधान के किस किस तरीके से लक्षण हैं। और यहाँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब भारतीय संविधान के लक्षण की बात करें, मैं यहाँ पर लक्षण कहने का मतलब मेरे यहाँ पर यह है कि हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, देश के पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके अनुच्छेद भी बहुत ज़्यादा हैं, अध्याय भी बहुत ज़्यादा है, भाग भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश के संविधान पर किस किस देशों का जो लक्षण है, या हमने किस किस देशों से क्या क्या चीज़ को क्या किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, और उसको हमने उसको ग्रहण करने के बाद उसको ऐसा नहीं है कि उसको हमने एज इट इज़ हमने जैसा हमको मिला वैसे हमने उसमें क्या कर दिया हुआ है, कंसिडर कर लिया, ऐसा नहीं है। हमने उसको पूरी तरीके से हमारे देश में हमारे लोगों में किस तरीके से वह काम कर पाएगा, उसी के बेसिस पे हमने उसको क्या किया हुआ है, उसको अपने परितंत्र में ढाल के हमारे अनुकूल उसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है समवर्ती सूची, यहाँ पर समवर्ती सूची होता है। ठीक है, उसके बाद है सदनों की संयुक्त बैठक। यहाँ पर समवर्ती सूची की हम लोग जब बात करते हैं तो केंद्र सूची और राज्य सूची 2 विषय हो गए। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची की हम लोग जब बात करते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। तो यह प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो भारतीय अनुच्छेद 108 के तहत जो उच्च सदन और निम्न सदन है, संसद जो आपके राज्यसभा है, लोकसभा है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त बैठक करते हैं। संयुक्त बैठक जब हमारे पास जो हमको कानून पारित करना रहता है और हमारे जो विचार मेल लिखाते हैं, उच्च सदन कभी पारित कर देता है, निम्न सदन उसको पेंडिंग में या रोक देता है, किसी को निम्न सदन या लोकसभा पारित कर देता है, उसको राज्यसभा रोक देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। वहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गया है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें आता है संघात्मक व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की यहाँ पर क्या होती है, नियुक्ति। जो हमारे पास जितने भी राज्य हैं वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है और प्रशासक की जो नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर मैं अब खाली राज्यपाल की बात करूँ तो राज्यपाल में की नियुक्ति केंद्र से होती है। और यह गुण हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। संघनात्मक व्यवस्था की हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा जो संघ है ना, जो हमारे पास राज्यों का संघ है, हम लोग डिफरेंट के जो राज्य हैं वो सभी मिलजुल कर हम लोग क्या किए हैं, काम किए हैं। तो उसके लिए क्या हमने व्यवस्था किया हुआ है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से किया गया है, कनाडा से किया गया है। थर्ड है आपका जर्मनी। जर्मनी की हम लोग जब बात करते हैं तो आपात उपबंध आता है। आपात के समय में हमारे पास 352 है, 356 है, 360 है जो आपात उपबंध हैं। 352, 356, 354 60। तो ये बंध है हमको कहाँ से मिले हैं, जर्मनी से मिले हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो राष्ट्रीय आपात आता है, वित्तीय आपात आता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, सभी कहाँ से लिए गए, हमने जर्मनी से लिया हुआ है। उसके बाद आता है रूस। रूस से हमको मूल कर्तव्य मिला हुआ है। जो हमारे पास जो मूल कर्तव्य हैं, हमको मूल अधिकार के अलावा मूल कर्तव्य में जो मिले हुए हैं, मूल कर्तव्यों की संख्या यहाँ पर 11 है जो हमको क्या करती है, कार्य करने के लिए बाधित करती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हम लोगों का
दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया हुआ है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में हम लोग किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किस किस भाग के संशोधन में अनुच्छेद में संशोधन करते हैं, तो यह 368 अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पर दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की हम लोग जब बात करते हैं तो सभी राज्यों के जो विधानमंडल और विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं, या हम लोग यहाँ पर बोले विधायक, सीधा विधायक जो लोग रहते हैं, हर एक राज्य की जो विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, उसी के बेसिस पे हर एक राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो कि क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बारे में हम लोग राज्यसभा जो हमारा अलग टॉपिक उसमें चर्चा करेंगे। तो विधायकों के द्वारा जो सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो यहाँ हमने कहाँ से लिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। उसके बाद है आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है, तो जब हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में हमको आ जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे पास कहाँ पर लिया हुआ है, हमने फ्रांस से लिया हुआ है। उसके बाद है सातवां है आपका आयरलैंड से हमने लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य को जब नीति बनाना रहती है या नियम कानून बनाना रहता है तो राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना रहता है, कानून बनाना रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे पास देश का जो नीति निर्देशक तत्व है, लोक कल्याणकारी नीति निर्देशक या लोक कल्याणकारी जो कार्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद है आठवां है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम जब बात करते हैं तो ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे पास जो सांसद की जो व्यवस्था है, हमने उच्च सदन और निम्न सदन यहाँ पर हमारे पास जो कार्य कर रही है वह कहाँ की है, ब्रिटेन की है। उसके बाद है विधि का शासन। जो कानून से बड़ा कोई शासन नहीं होता है, हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। विधायी प्रक्रिया, जो कानून बनाने के लिए किस प्रकार की हमको प्रक्रिया करनी पड़ेगी वह हमारी प्रक्रिया है, ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है। मंत्रिमंडल प्रणाली, हमारे देश में जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो कार्य कर रही है वह कहाँ से है, ब्रिटेन से है। और एकल नागरिकता की हम लोग जब बात करते हैं, हमारे देश में एक ही नागरिकता है, चाहे आप यूपी में रहे, चाहे बिहार में रहे, चाहे छत्तीसगढ़ में रहे, नागरिक तो आप भारत के ही कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ एकल नागरिकता है। कहीं कहीं पर दो नागरिकता होती है, राज्य में अलग नागरिकता होती है, राष्ट्र के लिए अलग नागरिकता होती है। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका अमेरिका। अमेरिका से हमने लिया हुआ है संविधान से उद्देशिका, स्वतंत्र न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मूल अधिकार का, उसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है या और न्यायपालिका में जो महाभियोग चलता है वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है न्यायिक क्या बोलना चाहिए, आपका महाभियोग कहाँ से लिया गया है। जब हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान से हमने विधि का प्रक्रिया लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास जो कार्य हैं उसको हम लोग किस तरीके से कानून के हितों में रहते हैं उसको कर लें। नेक्स्ट हम लोगों का आगे का टॉपिक है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है तथ्य। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको आता है, मैं इसके बारे में जनरल जानकारी आपको दे दूं, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के बनने में 11 बैठक हुई थी। पहला बैठक था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को, और 11वीं जो और अंतिम बैठक थी वह 14 से 26 नवंबर 1949 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की मांग की हम लोग जब बात करते हैं तो 1934 में जो नेता थे एम एन के जो नेता थे उनके द्वारा स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1934 में क्या हुआ था, संविधान की मांग की गई थी। इस संविधान समिति में 8 बड़ी समितियां थी, इसके अलावा भी छोटी बड़ी और समिति बनाई गई थी जिसका काम था उनको सौंपे गए कार्यों को सही समय पर क्या करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग प्रमुख समितियों की हम लोग जब बात करते हैं तो प्रमुख समिति में सबसे पहले आपका आता है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है आपका संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम प्रणाली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपके था देशी रियासतों से वार्ता, इन सभी के क्या थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हम लोग मौलिक अधिकार की उप समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। उसके बाद है आपका 9वां है सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको मौलिक अधिकार और की उप समिति और अल्पसंख्यक समिति थी। सलाहकार समिति की क्या थी, उप समितियाँ थी। तो मेन इसमें से क्या था आपका सलाहकार समिति, इसकी 2 उप समितियाँ थी आपकी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। ठीक है, इनके दोनों के प्रमुख थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब हम लोग बात करें प्रारूप समिति की, सबसे इम्पोर्टेंट समिति था आपका प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो अंबेडकर थे उनके प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन सातों के द्वारा इधर उधर कार्य पड़ जाने के कारण पूरा काम डॉक्टर अंबेडकर को ही करना पड़ा था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रारूप समिति में। जो हम लोग राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार अंतिम है आपका राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है करके इसको मैंने आपका कवर किया हुआ है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जब हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के संविधान इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। संविधान द्वारा इसको क्या किया गया है, सुरक्षा और गारंटी प्रदान किया गया है, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करें तो मूल अधिकार राज्यों के कार्यों के विरुद्ध होता है। विरुद्ध इसमें क्या हो सकता है, राज्यों के कार्य के विरुद्ध भी हो सकता है। इसके विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है, न्यायालय में हम लोग अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसको मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। इनके द्वारा रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद आपका 32 और 226 के तहत ये लोग क्या करते हैं, रिट जारी करके मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। जब हम लोग 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या थे, 6 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, उसको हटाकर एक वैधानिक अधिकार बनाया गया और उसको अनुच्छेद 300 का में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। जब हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, छठवा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन जो 6 अधिकार हैं, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जाएगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जिसको आपको याद करना है। तो सबसे पहला है हम लोग अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 में हमको धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, स्थान आदि के आधार पर हमको क्या नहीं किया जा सकता, विषेध नहीं किया जा सकता का प्रतिषेध कहा गया है। यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के हिसाब से उसको क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं मान सकते हैं, या उनके विरुद्ध आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सच अनुच्छेद 16 है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जितने भी हमारे पास क्या हैं, लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं, सभी में उनको क्या करेंगे, अवसर की हम लोग क्या करेंगे, समानता से उनको समान अधिकार देंगे। सभी लोगों के लिए किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे। 17वां है आपका
अस्पृश्यता का अंत। जब हम लोग अस्पृश्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 बोलता है कि छुआछूत का अंत होता है। छुआछूत कहने का मतलब किसी व्यक्ति को छूने से उस अशुद्ध हो जाना, इस तरीके से कृत्य को लिए क्या करता है या प्रतिषेध करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 कहता है हमको उपाधियों का अंत। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उपाधि हमको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। यहाँ पर उपाधि से आपका मतलब होता है कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, इनको छोड़कर किसी भी प्रकार की आप उपाधि किसी को नहीं दे सकते। 19वां है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट ठीक है आपका, किसमें आता है आपका अनुच्छेद 19 में। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है आपकी। जब हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की हम लोग जब बात करते हैं आपका जो, तो अनुच्छेद 19 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 20, जब हम लोग अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को अपना अपराध को दंड देने से पहले उसको अपराध से बचने के लिए के संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 20 क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 की हम लोग बात करते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण एवं विदेश यात्रा। विदेश यात्रा का जो अधिकार हमको मिला हुआ है अनुच्छेद 21 के तहत हमको क्या किया गया है, दिया गया है। इसी अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया है, मूल अधिकार में जोड़ा गया है। जब हम लोग बात करें अनुच्छेद 22 की, तो 22 में क्या किया गया है, किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना रहता है, हमको पेश करना रहता है। अनुच्छेद जो 23 है वह है आपका मानव व्यापार एवं बलात्श्रम। जो मानव का जो क्या है उसका खरीद बिक्री है उसको रोक लगाकर जो बच्चों के लिए काम कराते हैं बाल्य अवस्था में, उसके लिए क्या किया गया है, निषेध किया गया है। बालकों को बेचना क्या किया गया है, निषेध किया गया है। जब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो कारखानों में जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको आप काम नहीं करा सकते। आपका इसके बाद है, जब हम लोग अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 आपका, आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए या उसका आचरण या उसको क्या करने के लिए, उसके प्रचार के लिए आप स्वतंत्र रूप से क्या हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो आपका अनुच्छेद 25 आपका आता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा या अर्चना कर सकते हैं। इसी के तहत इसमें क्या गया है, सिक्कों को कृपाण धारण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत सिख क्या करते हैं, अपने साथ एक कटार या तलवार रख सकते हैं। अनुच्छेद 29 की हम लोग जब बात करते हैं तो यह अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो उनकी विशेष भाषा जो होती है, उनकी लिपि और संस्कृति होती है, इसको वो लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और उसके लिए वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 की हम लोग जब बात करते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्था से संबंधित है, किसके, अल्पसंख्यकों की। जो अल्पसंख्यक है अपनी रुचि हिसाब से क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो अनुच्छेद है सभी जो ऊपर के अनुच्छेद हैं सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और इसी के हिसाब से क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है। रेट में आपका आता है प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और यहाँ पर आता है परमादेश। तो ये आपके 5 प्रकार के क्या होता है, अध्यादेश रेट जारी कर सकते हैं, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रेट जारी कर सकता है। रेट में आपका प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश करके 5 प्रकार के रेट जारी करता है। जब हम लोग अनुच्छेद 33 की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाता है उसको किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद आपका 33 का आता है। उसके बाद अनुच्छेद 35 है, जो केवल संसद ही विधि बना सकती है। विधि बनाने का अधिकार क्या है, विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार जो रहते हैं, मौलिक अधिकार के लिए संसद उसमें क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। लेकिन विधानमंडल की जो परिषदें, जो राज्य विधानमंडल रहती है वो, तो इस तरीके से आपातकाल में हमने देखा हुआ है, जब हम लोग राष्ट्रीय आपात लगता है, वित्तीय आपात लगता है या किसी प्रकार का जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है, उस स्थिति में
अनुच्छेद 21, 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार के अनुच्छेद रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो विदेशियों और भारतीय, जो विदेशी यहाँ पर आकर रुक जाते हैं वो भारतीय नहीं रहते, उन नागरिकों को मूल अधिकार, 5 प्रकार के मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो है अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 है आपका अवसर की समानता, अनुच्छेद 29 है आपका, 19 है आपका स्वतंत्र, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, आबाद विचरण, इस तरीके से 29 है आपका, हमने अभी बताया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, 30 है आपका शिक्षण संबंधी अल्पसंख्यक के शिक्षण से, और 21 है आपका क्या है, 21 की हम लोग जब बात, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और विदेश यात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास जो अनुच्छेद जो 21 है और जो 15, 16, 19, 29, 30 और 21 आपको याद करना है। इसको किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 15, 16, 19, 29, 30 और 21। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान, अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को उनके द्वारा क्या कहा गया है, इसके द्वारा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के बिना जितना भी हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य के, मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है सभी क्या हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको उन्होंने क्या कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन यहाँ पर जब डायरेक्टली पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो जनरली प्रस्तावना को कहा जाता है। ये यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या अम्बेडकर के द्वारा आत्मा किसको कहा जाता है तो पूछा जाए तो आपको इसका आंसर याद देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मौलिक कर्तव्य, जिस प्रकार हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो अधिकार के अलावा हमको क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, हमको कुछ काम करने के लिए भी दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। इसके बारे में कहा जाए कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। 1776 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन किया गया है, जिसने सिफारिश की कि मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा जाए। तो जोड़ा जाए तो कि कहाँ पर जोड़ा गया था, उसको भाग 4 अनुच्छेद 51 का इसको जोड़ा गया। तो इसमें कुछ कुछ अधिकार हमको दिया गया है, उसके लिए हमको कुछ कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। तो किस किस तरीके से हमको कार्य करने के लिए बोला गया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला, इसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हमको कितना दिया गया है, हमको 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6। हम लोग जब बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की, तो मौलिक कर्तव्य की, तो पहला होता है संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। हमें संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा होता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें। जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जितने क्रांतिकारी थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके जो उच्च आदर्श थे उसको हमको याद रखना है। हमको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको क्या करना है, प्रचारित करना है। थर्ड की हम लोग बात करते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमको क्या करना है, रक्षा करना है। देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करना है। पांचवा है सभी लोगों में समरसता और सम्मान की भावना का निर्माण करना है। स्त्रियों को हमको सम्मान करना है। उसके बाद है आप लोगों का हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को का महत्व समझना है और उसका परीक्षण करना है। उसके बाद है हमें प्रकृति और पर्यावरण की हमको क्या करना है, रक्षा करना है। हमको मौलिक कर्तव्य में सिखाता है। हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भावना का विकास करना है, जिससे हमारे देश के विकास में वृद्धि हो। उसके बाद है हमको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से दूर रखना चाहिए। हमको दंगा फसाद इस सब में भाग नहीं लेना चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है, पुराने जो हमारे पास स्मारक है, उनको हमको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। 10वें हम लोग बात करें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर रहे, है ना। हमको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। हमको समूह बनाकर समूह में अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र क्या रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे। उसके बाद है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे
के शिक्षा के अवसर। जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा को आपको मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। इसको नीति निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद 45 में भी जोड़ा गया है, जिसमें 6 से कम वर्ष के बच्चों को, आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको क्या करना है, पालन पोषण करना है। आप शिक्षा से आप किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सूचना का अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है सभी के कार्य में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार नियम 1905। हमेशा जब हम लोग जब बात करें सूचना के अधिकार की तो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं अधिनियम 1905। इसको क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को 1905 में लागू किया गया। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस की जब मैं बात करूं तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। किसको लग सकता है, जो आपको जानकारी देने में क्या करे, आनाकानी करे या आपको जानकारी ना दे, आपको गुमराह करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर हो सकता है, 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आइए बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार को किस तरीके से देखें। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं। पहला है आपका, यह केवल भारत के नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बाहरी व्यक्ति को नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं और जो संस्था है, सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में है, वही वो सभी क्या है, सूचना के अधिकार के तहत क्या है, सूचना देने के लिए क्या है, बाधित है। बाधित में कहने का मतलब अधिकृत है। ठीक है, तो वह सूचना आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, जो अब अधिकृत है तो ठीक है, लेकिन किस चीज़ के लिए अधिकृत है, जब उसके पास जानकारी उपलब्ध है या उसके नियंत्रण क्षेत्र में है, तभी आपको क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है, अन्यथा आपको सूचना नहीं दे सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूचना को हम लोग किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग सूचना से तात्पर्य की बात करें तो सूचना हमारा सामग्री भी हो सकता है, सामग्री हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, ज्ञापन हो सकता है, ईमेल, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, डिस्क, फ्लॉपी, वीडियो और कैसेट आदि। यहाँ पर मैंने आदि लिख दिया। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, सूचना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये उसके लिए शुल्क क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। 10 रुपया शुल्क लगा के, जो शुल्क हो सकता है आपका टिकट, डाक टिकट हो सकता है, और आपका क्या बोलना चाहिए, पोस्टल कार्ड हो सकता है 10 रुपये का। आप 10 रुपये कैश भी दे सकते हो, 10 रुपये का शपथ पत्र भी दे सकते हो। तो उस तरीके से आप 10 रुपये शुल्क जमा करके आप क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको सूचना प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा पेपर की जरूरत पड़ी फोटोकॉपी के लिए, तो आपको A4 साइज या A3 साइज के पेपर में एक प्रति के लिए 2 रुपये के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यदि आपको CD में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये प्रति CD के हिसाब से। या यदि आपको वहाँ पर खाली देखना है तो 2 घंटे तक आपको किसी भी तरह के चार्ज नहीं लगेगा। 2 घंटे के बाद से वहाँ पर क्या करता है, चार्ज लगना चालू हो जाता है घंटे के हिसाब से। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं उनको आवेदन में किसी भी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। वो अपना राशन कार्ड को उसमें लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जानकारी कितने दिनों में हमको मिलता है। जब जानकारी प्राप्त का समय की हम लोग जब बात करते हैं तो कोई भी आवेदन प्राप्ति के समय से, जब हमको आवेदन किसी संस्था में हमने आवेदन जमा कर दिया, उसके 30 दिवस के भीतर में हमको क्या मिल जाना चाहिए, सूचना मिल जाना चाहिए। यदि आप सूचना आपको मिल जाता है, आप सूचना से असंतुष्ट हैं या आपको सूचना नहीं मिलता है, तो आप जिस कार्यालय में जिसके नाम पे सूचना का अधिकार के तहत आपने आवेदन दिया है, उससे उच्च अधिकारी के पास आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अपील। प्रथम अपील करने के लिए आपको कारण चाहिए कि आपको 30 दिन में सूचना नहीं मिला और आपको जो सूचना मिला है उसके लिए आप क्या है, उससे संतुष्ट नहीं है। सूचना से आप क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जब आप संतुष्ट नहीं रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो आपको अपील करना है, कहाँ पर अपील करना है,
प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। कितने दिनों के भीतर में करना है? मैक्सिमम आपको 48 घंटे, मिनिमम आपको 48 घंटे या 30 दिन के अंदर में ही करना रहता है, लेकिन किसी कारणवश आप उसको 45 दिन के अंदर में क्या कर सकते हैं? प्रथम अपील कर सकते हैं। अब जब आपने प्रथम अपील किया तो जो भी जन सूचना अधिकारी रहेगा, यदि वह दोषी पाया, आपको सही तरीके से सूचना नहीं दिया है, प्रथम अपीली ने उसको क्या कर लिया? फाइन कर लिया या पकड़ लिया, तो क्या होगा? प्रतिदिन 250 रुपये, प्रतिदिन 250 के हिसाब से अधिकतम आपको 25,000 रुपये तक को क्या मिलेगा? आपको मुआवजा मिलेगा। और जो अधिकारी जो रहेगा उसके खिलाफ वह क्या कर लेगा? विभागीय कार्यवाही करेगा। अब हम लोग द्वितीय अपील की बात, जब हम लोग द्वितीय अपील की बात करते हैं तो द्वितीय अपील होता है आपका राज्य सूचना आयोग को। जिस राज्य के लोग रहते हैं उस राज्य के राज्य सूचना आयोग को लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो द्वितीय अपील में करने का कारण ये होता है कि आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का आपका हेल्प नहीं किया गया है, तो आप 30 दिन के अंदर में उसने सूचना नहीं दिया आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? 90 दिनों के भीतर में आपको क्या करना रहता है? सूचना के अधिकार के तहत द्वितीय अपील करना रहता है राज्य योजना आयोग को। ठीक है, राज्य योजना आयोग क्या करेगा? इसकी छानबीन करेगा और दोषी पाए जाने पर यहाँ पर आपका 250 रुपये के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा, जो आपका अधिकतम क्या हो जाएगा? 2500 रुपये तक क्या हो जाएगा? उसको दंड देना पड़ेगा, आपको मुआवजा देगा। और उसके द्वारा जिस अधिकारी ने आपको सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया है उसके विरुद्ध क्या करेगा? विभागीय कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा। तो इस तरीके से ये सूचना का अधिकार हो गया। सूचना का अधिकार हमारे पास भारत संविधान अनुच्छेद 19 अनुच्छेद हमने अभी बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार के तहत यह आता है, आपका सूचना का अधिकार भी आपका आता है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 में आता है आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में हम लोग जब बात करते हैं सबसे पहले हमको आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? स्वीकार किया गया। हमें पता है कि तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3। इसमें गहरे नीले रंग की जो चक्र बना रहता है जिसमें 24 तिल्लियां रहती है। ठीक है, इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है? राष्ट्रीय ध्वज के बाद हम लोग जब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की, जब हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया। और इसको कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद होता है हम लोगों का राष्ट्रगान। जब हम लोग राष्ट्रगान की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान का क्या किया गया है? रचना किया गया है। राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत भी आता है जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय गान को किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत को किया हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब राष्ट्रगान की हम लोग जब बात करते हैं तो इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। इसको सर्वप्रथम हम लोग जब बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसकी लघु संस्करण की हम लोग जब बात करते हैं इसको सबसे कम समय में हम लोग 20 सेकंड में इसको क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ, बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे तो कमल है। राष्ट्रीय फल में हमारा आम आता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर को अंगीकृत किया गया है क्योंकि यह एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों, विभिन्न देवी देवताओं की पूरी सभी संस्कृतियों को क्या किया हुआ है? संजोए हुआ है। यह बहुत ज़्यादा सुंदर और गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। इसलिए भारतीय वन्य जीव सुरक्षा धारा के 1972 के तहत संसदीय आदेश सुरक्षा प्रदान भी की गई है मोर को। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्या किया गया है? घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल। हमें पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी क्यों कहा गया कि भारत ने ओलंपिक के हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का राष्ट्रीय जलीय जलचर की बात करेंगे तो डॉल्फिन, गंगा नदी में डॉल्फिन हमारा पाया जाता है।
10वां आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या वट वृक्ष। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे तो रुपया। राष्ट्रीय नदी हमारे पास गंगा है। 2008 में गंगा को जीवित प्राणी का क्या दिया गया है, संज्ञा दिया गया है उत्तराखंड शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि की बात करें तो भारत की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और भारत की भाषा क्या है, हिंदी भाषा है, जो संविधान अनुच्छेद 343 एक के तहत इसको लिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चुनाव और निर्वाचन किस तरीके से होता है भारत में। जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव को हमारे देश में त्योहारों की तरह मनाया जाता है। मैं वर्तमान देश के बात करूं तो देश में भी वर्तमान में मुख्य जो चुनाव आयुक्त अभी अभी चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं और राजीव कुमार क्या है हमारे पास निर्वाचन आयुक्त हैं। जब हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 2002 को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में डॉक्टर सुनील त्रिवेदी ने शपथ ग्रहण किया हुआ है। वर्तमान में ठाकुर राम सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 23 अगस्त 2016 से इस पद पर वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ठाकुर राम सिंह निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, भारत के भी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के बारे में बात करें तो राजनीतिक दलों के कार्य के बारे में देखें तो इसमें राजनीतिक दल का कार्य है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, विपक्ष में बैठना, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करना। इस तरीके से राजनीतिक दल का कार्य रहता है। अब बात करें वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, इनसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, इसमें से 3 को सही देगा, 1 को आंसर आपका गलत आंसर दे देगा। तो 8 है यहाँ पर, कौन कौन से देखते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। इस तरीके से हमारे पास 8 राष्ट्रीय दल हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दल किस प्रकार होता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करें तो यदि कोई भी राजनीतिक जो दल होता है वह लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मत का 6% प्राप्त कर ले, या लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट दर्ज कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकता है। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले कम से कम 4 सीट में क्या करना है, हमको लोकसभा चुनाव जीतना है, या कम से कम 4 राज्य के जो विधानसभा चुनाव में कुल वोट मत पड़े हैं उसमें से 6% हमको क्या करना है, वोट प्राप्त करना है। जब उसी तरीके से हम लोग राज्य क्षेत्रीय दल की बात करें तो क्षेत्रीय दल में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करता है और कम से कम 2 सीटों पर दर्ज करता है तो उसे राज्य स्तरीय क्षेत्रीय के रूप में प्राप्त की। यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रीय दल के लिए लोकसभा का 4 सीट जीतना है और विधानसभा का क्या करना है, राज्य के लिए 2 सीट जीतना है। और यहाँ पर जनसंख्या मतलब जो वोट का प्रतिशत है वो 6% ही है। 4 राज्यों की जब बात करेंगे तो 4 राज्यों में उसको क्या करना है, 6% से कम वोट प्राप्त नहीं करना है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, हम राज्य क्षेत्रीय दल की बात करें तो राज्य में क्या है, 6% से कम वोट प्राप्त नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जब बात करें आगे की तो वर्तमान में अभी करंट की हम लोग जब बात करें तो करंट में केरल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा का जो चुनाव का जो तारीख है वह 4 अप्रैल से चालू हो गया है। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु में एक ही दिवस 4 अप्रैल को क्या हो रहा है, मतदान होना है। और मतगणना की तारीख है 2 मई 2021। लेकिन पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में चुनाव होने वाला है, चुनाव चालू भी हो गया है और इसकी गणना की जाएगी 2 मई को।
भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो अधिक से अधिक क्या करे, वोट प्राप्त कर ले। यहाँ पर 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 10 उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा वोट जिसको प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो भारत में इस तरीके से जो मतदान के लिए, चुनाव के लिए इस प्रणाली को अपनाया। आइए अब देखते हैं संसद। संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत परिभाषित किया गया है। संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन चारों से मिलकर क्या होता है, हमारा संसद बनता है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत इनके बारे में वर्णन किया गया है। हमें हमारे टॉपिक में पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए चालू करते हैं लोकसभा को। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आता है। इसके लोकसभा के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो भारत में कुल 552 जो सदस्य रहते हैं लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। तो लोकसभा हमारे निम्न सदन के अंतर्गत आता है। जब हम लोग एक्चुअल की बात करें, कुल संख्या की बात करें, तो राज्य से 530 सदस्य और संघ शासित राज्य से 20 सदस्य और 2 जो सदस्य जो रहते हैं, लोकसभा सदस्य रहते हैं, उसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बोलना चाहिए, कुल संख्या इस प्रकार है। लेकिन जब हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे पास जो संख्या है वह है 545, जिसमें से राज्य से 530 प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ शासित राज्य से 13 और आंग्ल भारतीय से 2% क्या है, 2 सदस्य क्या है, मनोनीत हुए हैं वर्तमान में भी। तो वर्तमान में कुल संख्या है 545। आगे बढ़ते हैं इसके बारे। जब लोकसभा की हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा को हम लोग सदन का निम्न सदन कहते हैं। इसके बारे में मैं बताऊं आपको, तो लोकसभा का जो गठन होता है वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सांसद। ठीक है, सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जैसा कि संविधान में उल्लेख है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसकी बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में की जो अवधि जो होती है वह 5 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बजट सत्र होता है सब सर्वाधिक लंबा होता है, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 माह तक के चलता है। और जो शीतकालीन सत्र होता है सबसे छोटा होता है, जिसका कार्यकाल मतलब जिसका समय रहता है नवंबर दिसंबर 2 माह तक चलता है। जब हम आगे बढ़ें तो जो साधारण निर्वाचन होता है, निर्वाचन पश्चात प्रत्येक जो बैठक होती है या वर्ष के प्रथम सत्र की जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वह अनुच्छेद 87 के तहत होता है। जब लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें कोरम जो संख्या होती है 55 सदस्य होती है। कोरम को या गढ़ पूर्ति बोलते हैं। तो लोकसभा में जितनी जो संख्या रहती है उसका 1/10 क्या कहलाता है, कोरम कहलाता है। तो यहाँ पर आपका 55 सदस्य की उपस्थिति में ही हमारा लोकसभा का कार्य संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं। जब लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि की बात करें तो सर्वाधिक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य सांसद, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, दिल्ली से 7 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से 1-1। तो केंद्र शासित में सर्वाधिक है आपका दिल्ली में। ठीक है, जब 16वीं लोकसभा का चुनाव का परिणाम की जब हम लोग बात करते हैं तो 16वीं में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है 300 सीट मिला है, या उसके 300 सांसद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51 सांसद हैं। द्रमुक मुनेत्र कड़गम के 24 हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 22 है। बहुजन समाज पार्टी के 10 है। और 16वीं जो लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या है आपका 78। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कि किस राज्य से कितने सदस्य होते हैं अधिकतम। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जब बात करते हैं तो वर्तमान लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं
ओम बिरला करके हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी बीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे पीएम संगमा। प्रोटेम स्पीकर की हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा की जब भी हम लोकसभा गठित होता है लोकसभा, तो उसके जो सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य रहता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो क्या करता है जितने भी लोकसभा सदस्य रहते हैं उन सबों की क्या करता है, उनको शपथ दिलाता है। जब हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद रहता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 75 इसके बारे में जानकारी देता है। अन्य तथ्यों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष जो रहता है वह किसी भी सांसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 102 के तहत क्या कर सकता है, किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। एक दल बदल वाला कानून भी लागू किया गया है, जिसके तहत क्या कर सकता है, जो अध्यक्ष रहता है एक राजनीतिक दल के सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। दूसरा चीज़ यह है कि वह संसदीय समिति का अध्यक्ष होता है। संसद में जितने भी कार्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से ही वहाँ पर संचालित हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति आहूत करता है और लोकसभा अध्यक्ष इसी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में अनुच्छेद 110 में कहा गया है। इसमें क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अनुमोदित करता है या डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकसभा में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ों जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं राज्यसभा। जब हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूं। राज्यसभा का गठन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो चुने गए जनता के प्रतिनिधि होते हैं विधायक, संविधान के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। आपका जो क्या बोलना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति हुए, उनका भी चुनाव क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो जो सदस्य भी रहते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं उनका भी चयन इसी तरीके से होता है। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं इसमें तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। और कुल 278 सदस्यों को राज्यों के और संघ शासित राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों के वर्तमान संख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो वह है आपका 245, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों से और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली पुदुचेरी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को, संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली और पुदुचेरी का ही प्रतिनिधित्व है किसमें, राज्यसभा में, बाकी का नहीं है। और 12 सदस्यों को नाम राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान देना है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस बेसिस पे करता है, उन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विषयों से संबंधित विशेष ज्ञान है या उनको व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव रहता है, तो इस तरीके के लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बात करें संख्या की, राज्यसभा सांसदों की जो संख्या की बात करें तो सर्वाधिक राज्यसभा सांसद हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16 और छत्तीसगढ़ में 5 क्या हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। जो वेंकैया नायडू हैं क्या हैं, सब उनको प्रदेश सभापति भी कहा जाता है। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का क्या होता है, प्रदेश सभापति होता है। उसके अलावा भी उपसभापतियों का चुनाव किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसको सदन का उच्च सदन भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, मैंने अभी बताया आपको। यहाँ के लिए कोरम भी क्या होता है, 1/10 भाग।
जितने भी सदस्य रहते हैं उसका 1/10 भाग क्या रहता है, कोरम है। तो यहाँ पर मिनिमम आपका 250 में का 1/10 करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। तो इस तरीके से कोरम हो जाएगा 25। इसके प्रत्येक तिहाई, 1/3 जो सदस्य रहते हैं 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष में जिनकी जितनी इनकी संख्या रहती है उसमें से 1/3 क्या है, हमेशा 2 साल के इंटरवल में रिटायर होते जाते हैं, फिर 2-2 साल में नए भर्ती होती जाती है। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा क्या कर सकती है, जो शक्ति राज्यसभा को है वह लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ऐसी 2 इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं यहाँ पर। पहला होता है जो राज्य सूची का जो विषय रहता है उस पे कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, 249 के अनुच्छेद के तहत क्या कर सकती है, संसद राज्य के विषय में क्या कर सकते हैं, कानून बना सकती है, जब राज्यसभा कहेगी तब। जब हम लोग बात करेंगे नई अखिल भारतीय सेवा सृजन, अनुच्छेद 312 के तहत क्या कर सकती है, यह जो नई अखिल भारतीय जो पद रहती, जैसे IAS, IPS, IFS, इस तरीके के पद का सृजन कौन करता है, राज्यसभा करता है। नए पद को घटाना बढ़ाना किसके ऊपर रहता है, राज्यसभा के रहता है, के ऊपर रहता है। यह अधिकार किसको नहीं है, आपके लोकसभा को यह अधिकार नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक में राज्यसभा की जो शक्ति होती है बहुत कम रहती है। वह मात्र नाम मात्र के लिए रहती है। वह 14 दिनों तक के लिए उस विधेयक को रोक सकती है, उसके अलावा उसको नहीं रोक सकती। इस तरीके से आज के ये पूरा आप लोगों का वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। इसका मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी PDF के साथ भेज दूंगा, इसका भी PDF दे दूंगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा, वीडियो के लिए कमेंट करेंगे। और मैंने आपका पूरा जो सिलेबस है उसको कम्प्लीटली इसमें क्या कर दिया, कवर कर लिया है। आप इतने को ही पढ़कर चले जाएंगे तो अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।